अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। नाम से आपको पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स कौन सी हैं। ठीक है, मेजर इसमें क्या है, COPD। ये आप लोगों ने हज़ारों बार पढ़ लिया हुआ है, तो आपके लिए इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है चीज़। सिर्फ ये जल्दी जल्दी हम इसको रीड आउट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीजेज एयर फ्लो रेजिस्टेंस एंड द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, कि जब भी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी उससे दो काम हो जाएंगे। एक तो रेजिस्टेंस आएगी एयर फ्लो में, ठीक है, और दूसरा वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा एज इंडिकेटेड बाय डिक्रीज पीक फ्लो रेट्स। और जो तीसरी चीज़ होगी वो है आपका पीक फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब किस वजह से आते हैं ऑब्स्ट्रक्शन जो हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ क्यों होती हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं। एक रिवर्सिबल फैक्टर हैं, इरिवर्सिबल फैक्टर्स हैं और लोकलाइज लीजन्स होती हैं। रिवर्सिबल नाम से पता चल रहा है कि जो कि ठीक हो सकता है, ठीक है, लाइक इन्फ्लेमेशन की वजह से, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, म्यूकस प्लगिंग की वजह से। और इरिवर्सिबल फैक्टर्स नाम से बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं होंगे, अगर ये एक बार हो गए तो ये ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो फिब्रोटिक एयरवे वॉल्स आर फ्लॉपी एयरवेज एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ द इलास्टिक रिकॉइल दैट नॉर्मली सपोर्ट्स देम। कि इन शॉर्ट यही होता है कि जो वॉल्स होती हैं आपका जो एयरवे की, उसमें क्या होता है, उसका इलास्टिक रिकॉइल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो उसकी वजह से डिफरेंट मसले पेश आएंगे। ये सारा ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ सारे फैक्टर्स। उसके बाद लोकलाइज्ड लीजन्स हैं कि अपर एयरवे में कोई ट्यूमर आ गई है फॉरेन बॉडी के, कोई लोकलाइज्ड है किसी स्पेसिफिक जगह पे, सारे एयरवे में नहीं है। ठीक है, तो एयरवे में ट्यूमर हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडी आ गई। तो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, रिवर्सिबल जो ठीक हो जाएंगे, इरिवर्सिबल, लोकलाइज्ड लीजन्स। अब ये देखें कि आपके एयरवेज को इलास्टिक रिकॉइल है जिसने अपनी जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, कि आपके जो लंग्स हैं, आपके जो एल्विलाइज हैं, जितना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उतना इनकी कॉम्प्लायंस और इलास्टिसिटी जो है एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर ये खुलते हैं तो इनका इलास्टिक रिकॉइल है जो इनको बंद भी कराता है। ठीक है, अगर ये ही लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप रिवर्सिबल कंपोनेंट्स की तरफ देखें, आप अपनी लेफ्ट साइड पे कि रिवर्सिबल कंपोनेंट्स हमने देखे थे, म्यूकस की प्लगिंग। ठीक है, उसकी वजह से आप देखें एरिया कम हो गया। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन ने भी एरिया कम कर दिया, नैरो कर दिया। ब्रोंकोस्पैज्म है, उसने भी नैरो कर दिया ब्रोंक्यूल्स को। और दूसरी चीज़ ये है, इरिवर्सिबल कंपोनेंट क्या होता है, फ्लॉपी एयरवेज ड्यू टू लॉस ऑफ टैदरिंग इफेक्ट ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, कि जो आपका एयरवे है वो फ्लॉपी हो गया है। ठीक है, कि अब वो दोबारा रिकॉइल नहीं करेगा, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है। उसके अलावा आप अपना ये एल्व्यूलाई बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल अटैच किए। इन शॉर्ट उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। तो अगर इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, ये अंदर की तरफ वापस नहीं आएगा, जब इसको अंदर एयर आएगी तो जो रिकॉइल होता है वो इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेके आता है, गैसेस का एक्सचेंज में हेल्प आउट होता है और सारा कुछ डिफरेंट जो मैकेनिज्म हो रहे हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन जब हो जाती है COPD में, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो डैमेजेस आ रहे हैं वो कौन से हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद COPD की क्लासिफिकेशन ये आपको रट्टी पड़ी है कि COPD में 2 चीज़ें होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। ठीक है, ब्लू ब्लॉटर्स, पिंक पफर्स, और ये सारा आपने बहुत देर से पढ़ा हुआ है। तो दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है कि अब रिसेंट जो है इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, एस्थमा और ब्रोंकिएक्टेसिस। फिलहाल इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। बाकी भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। COPD is the only chronic disease that is showing progressive upward trend in both mortality and morbidity। ये ऐसी डिजीज़ है जो कि प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है, ये स्लो डाउन हो सकती है, लेकिन ये इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, जिसको COPD हो गया, इसमें मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी का जो वेव होती है वो अपवर्ड ही है। ठीक है, वो डाउनवर्ड नहीं आती। तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 2020 जो कि हमारा तो गुजर गया है, तो 2020 में 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगी ये। ठीक है, कि इस कदर ये ज़्यादा हो जाएगा और है। उसके बाद डेफिनेशन COPD होता क्या है, प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़ है, करेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल। ठीक है, तो फुली रिवर्सिबल हमने, क्योंकि इसके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल 2 कॉजेज़ पढ़े हैं,
तो जो इरिवर्सिबल हैं वो तो रिवर्स नहीं हो सकते, लेकिन जो रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, इस तरह इसकी ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंटेबल है, इसकी प्रिवेंशंस कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं, और अगर हो गई है तो ट्रीट भी हो जाती है, लेकिन फुली रिवर्सिबल नहीं होती, ठीक है। एयर फ्लो लिमिटेशन इज यूजुअली प्रोग्रेसिव एंड इज एसोसिएटेड विद एन एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कि जो एयर फ्लो में जो लिमिटेशन आई हुई है प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाएगी, बंद कर देगी जब तक इंक्रीज़ होते होते आपके एयर फ्लो को, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव होती है, अब नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, किस वजह से कोई ना कोई नॉक्सियस पार्टिकल होता है जिसको कॉज करता है, कोई गैस हो सकती है, सिगरेट स्मोक हो सकता है, कोई भी कॉजिंग फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। Although COPD affects the lungs, it also produces significant systemic consequences. कि आप ये नहीं सोचेंगे जिसको COPD है वो सिर्फ COPD उसके लंग्स में ही है, ठीक है। उसके सिस्टमिक आपके सिस्टम्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, सिस्टमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। अब इस फैक्टर्स आ जाते हैं कि COPD किनको होने के चांसेस हैं। स्मोक, हम लोग कहते हैं कि सिर्फ सिगरेट स्मोक नहीं, होम कुकिंग का जो स्मोक होता है वो भी, हीटिंग फ्यूल, आप जो लकड़ियाँ जलाते हो या कोई भी फ्यूल जलाते हैं उससे जो स्मोक क्रिएट होता है वो COPD कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल डस्ट, केमिकल्स, जेंडर में मेल्स में ज़्यादा रेशो होती है 5% और फीमेल्स में 2.7% होती है। उसके बाद एज, इंक्रीजिंग एज के साथ इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अदर्स इन्फेक्शन होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब की इंडिकेशन फॉर COPD डायग्नोसिस, अगर आपने डायग्नोस करना है किसी बंदे को COPD है या नहीं, तो आप क्रॉनिक कफ उसकी चेक करते हैं कि क्रॉनिक कफ जो होगी वो उसको इंटरमिटेंटली होगी तकरीबन, या इंटरमिटेंट होगी या 1-2 दिन ठहर के, यानी इंटरमिटेंट होता है कि रोज़ाना नहीं कुछ दिन ठहर के आती है लेकिन कंटिन्यूस है, ठीक है। और एवरी डे भी हो सकती है या सारा दिन उसको होती है, सेल्डम ओनली नॉक्टर्नल, या बहुत कम ऐसा होता है सिर्फ रात के वक्त, तो वैसे सारा दिन होती है अक्सर। क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन, उसके बाद कफ के बाद उसकी स्पूटम प्रोडक्शन पूछेंगे तो वो बताएगा कि मैनी ईयर से आप उसकी जो है स्पूटम प्रोडक्शन है, ठीक है। तो वर्स्ट इन विंटर्स हो जाता है। इनिशियली जो स्पूटम था वो म्यूकॉइड था, खाली म्यूकस ही था, लेकिन बाद में प्यूरेलेंट हो जाता है जैसे जैसे ये इंक्रीज़ करता है COPD। उसके बाद डिस्निया की हिस्ट्री लेंगे तो उसको आपको पता चलेगा प्रोग्रेसिव है उसका डिस्निया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यानी पहले अगर उसको काम के वक्त होता था अब उसे रेस्ट में भी होता है। उसके बाद परसिस्टेंट है, हर रोज़ होता है, वर्स ऑन एक्सरसाइज, वर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। उसके बाद एक्यूट ब्रोंकाइटिस, उसका आप देखेंगे तो उसके रिपीटेड एपिसोड्स आए हुए होंगे उसको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर्स, आप उससे हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जितने हमने रिस्क फैक्टर्स पीछे पढ़े हैं ना उसमें से कोई ना कोई रिस्क फैक्टर से वो एक्सपोज है, ठीक है। लाइक टोबैको स्मोक, बीड़ी BC में आ जाती है, ऑक्यूपेशनल डस्ट से, केमिकल से, स्मोक फ्रॉम होम, कुकिंग एंड हीटिंग फ्यूल, कोई ना कोई उसमें ये कॉजिंग फैक्टर जो हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं उसके साथ वो एक्सपोज है, उस वजह से हुआ इसको। उसके बाद फिजिकल साइंस यही है, इसमें बैरल चेस्ट शेप्ड चेस्ट हो जाती है। बैरल शेप का आपको पता है कि लंग्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है। उसके अलावा एसेसरी मसल्स को वो यूज़ करेगा, उसके एसेसरी मसल्स प्रोमिनेंट होंगे, डायफ्राम उसका फ्लैट होगा। डायफ्राम जो फ्लैट है ना ये इसका साइन होता है, ठीक है, मतलब प्रोमिनेंट साइन, क्या आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, और इसकी ब्रेथ साउंड्स नहीं आती हैं। फार्माकोथेरेपी इसकी कैसे करते हैं कि आपने कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आ जाती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स के जो उनकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो बंद हो रही है, उनके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं। वो हैं बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जिसमें प्रोवेंटिल है, मिथाइलजेंथीन्स हैं, थियोफाइलिन है, एंटीकोलिनर्जिक हैं, एट्रोवेंट। उसके बाद एंटी हिस्टामिन, एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए। तो ये ड्रग्स हैं, तो इसका आपने इसको लाइट नहीं लेना है, क्वेश्चन आ जाता है COPD के ड्रग्स लेके, ठीक है। तो आपने फार्माकोथेरेपी को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद आ जाती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मैंने आपको बताया था कि 2 मेजर होते हैं COPD के अंदर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होती है जो कि मिनिमम 3 माह रहेगी, ठीक है। कि वैसे तो उसको 2 साल से खांसी की मतलब है, शिकायत है, लेकिन रिकरेंट होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। और मिनिमम उसको 3 माह तो रहती है जब भी होगी। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स इसके लिए क्या है, सिगरेट स्मोक, एयर पॉल्यूशन। उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रोंकियल ग्लैंड्स। कि जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स हैं, इन्फ्लेमेशन एक तो होनी है, उसके बाद जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हाइपरप्लेजिया भी होता है।
ठीक है, नंबर भी इंक्रीज़ करता है। उससे क्या होगा कि सेक्रीशन इंक्रीज़ होंगी, गॉबलेट सेल्स हैं ये भी म्यूकस सेक्रीट करते हैं, इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सीलिया का काम है म्यूकस को निकालना, ठीक है, बॉडी से म्यूकस जो है आपका रिमूव कराना, सेक्रीशंस जो है उनको रिमूव कराना उस एरिया से, तो सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, म्यूकस वहीं पड़ा रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि एयरवे नैरो हो जाते हैं। एयरवे ये आप देखें कि नॉर्मल एयरवे कितना बड़ा है, ठीक है, ये देखिए ये नॉर्मल है, और जो इन्फ्लेमेशन और म्यूकस वाला यानी कि ब्रोंकाइटिस वाले का एयरवे है वो कितना स्मॉल हो गया है। इससे क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ एयरवे हो जाती है, स्टार्टिंग विद ब्रोंकाई स्मॉलर एयरवेज, यानी कि स्टार्ट होता है स्मॉलर एयरवेज से, फिर आहिस्ता आहिस्ता लार्ज एयरवेज। स्मॉलर लार्ज का आपको कॉन्सेप्ट है ना, स्मॉलर एयरवेज होते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, आपके एल्वियोलाइज होते हैं, और जो लार्ज हैं उसमें आपके लैरिंक्स, ट्रेकिया और ये सारा जो अपर एयरवे वाला जो है, यानी कि जो लार्ज ट्यूब्स हैं वो उनको आप लार्ज एयरवेज कह देते हैं और स्मॉलर को स्मॉलर एयरवेज कह देते हैं। एयर फ्लो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ये तो आपको पता है ना, ये दो चीज़ें इंक्रीज़ होनी है। उसके बाद हाइपोवेंटिलेशन, जब बंदा सांस ही नहीं ले रहा, ठीक है, सांस आएगा भी कैसे जब उन आपकी जो वेसल्स हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये बंद हैं, ठीक है, तो हाइपोवेंटिलेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया हो जाता है। उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी में फर्दर है, ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। एट द एंड मतलब इन सब के एंड पे आपको उन्होंने कंपाइल करके बताया कि क्या होता है, हाइपोक्सीमिया मिलता है, हाइपरकैप्निया मिलता है, पॉलीसाइथीमिया, आरबीसीज का लेवल इंक्रीज हो जाता है कि जब ऑक्सीजन जो है फर्दर सप्लाई नहीं हो पा रही तो बॉडी को लगता है शायद कि हीमोग्लोबिन जो है इसको वो पिक नहीं कर पा रही, या अगर कम भी ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन का नंबर, आरबीसीज का नंबर बढ़ा दिया जाता है कि जितनी है उतनी पिक कर ली जाए, ठीक है, तो ये इसके रिस्पॉन्स में होता है, हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। साइनोसिस हो जाती है कॉर्पल्मोनल। कॉर्पल्मोनल होता है कि जब आपका लंग्स में अफेक्ट होगा ना, ठीक है, कंजेशन हो जाएगी, ऐसा इशू हो जाएगा, तो वो COPD जब एग्जैजरेट कर जाता है ना ये चीज़ें, तो आपका अफेक्ट डायरेक्ट किस पे जाएगा, राइट हार्ट पे, ठीक है, राइट हार्ट ने देना था ना आगे ब्लड, तो जब इसमें कंजेशन है, ये ब्लड ले ही नहीं रहा, इधर प्रेशर इतना हाई हो गया है, तो फिर उस प्रेशर की वजह से आपका जो राइट हार्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा है, तो ज़्यादा ज़ोर लगा लगा के हाइपरट्रॉफी हो जाती है राइट हार्ट की, इसको कहते हैं कॉर्पल्मोनल, और एट द एंड राइट हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी। अर्ली स्टेजेस पे क्या होता है, बंदे को पता नहीं चलता मेरे सिम्टम्स हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसके सिम्टम्स प्रोग्रेस करते हैं, और जब कोई इसका सही पता चलता है, जब कोई सीवियर एपिसोड हो, लाइक किसी को फ्लू हुआ है, कोल्ड हुआ है ना, उसके बाद उसको खांसी इतनी इस कदर आई है, तो फिर उसका जब टेस्ट वगैरह कराते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ इसको ब्रोंकाइटिस है, और वो भी क्रॉनिक, ठीक है, पता ही क्रॉनिक होकर चलता है। प्रोडक्टिव कफ होती है, मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होती है, सिगरेट कफ भी इसको कहते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म होता है, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं इसमें। उसके बाद एडवांस स्टेजेस पे क्या होता है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्निया ऑन रेस्ट होना शुरू हो जाता है, हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया तो होना है, पॉलीसाइथीमिया, साइनोसिस, ब्लूइश रेड स्किन कलर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से कॉर्पल्मोनल, ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको पता है। कफिंग, उसके अलावा कफिंग, चेस्ट पेन, डिप्रेशन, फीवर और वेट लॉस होता है इन लोगों में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की स्टेजेस जो हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है, गोल्ड स्टेजिंग, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ये स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिवेरिटी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 है माइल्ड। माइल्ड में क्या होता है, आपकी FEV1 फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो लेस मोर देन 80% है, यानी कि नॉर्मल है। मोर देन 80% को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं ना, तो माइल्ड है स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है, इसको मॉडरेट कहते हैं, FEV1 50 to 79% है नॉर्मल से, ठीक है। स्टेज 3 में सिवियर होता है, FEV1 30 to 49% होता है, और स्टेज 4 वेरी सिवियर होती है, FEV1 लेस देन 30% होता है, ठीक है। अगर लेस देन 50% और साथ उसका हिस्ट्री हो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर की, यानी कि उसके साथ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर भी है, तो फिर लेस देन 50 भी आप वेरी सिवियर में काउंट करोगे। और FEV1 FEVC की जो रेशो है वो 70% से कम होनी चाहिए। 0.070 जो लिखा हुआ है, ये इसके परसेंटेज निकालो तो लेस देन 70% होती है। उसके बाद इसके रेडियोग्राफिक फीचर्स आ जाते हैं। फाइंडिंग ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी आर नॉन स्पेसिफिक एंड इंक्लूड इंक्रीज्ड ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स,
एंड कार्डियोमेगाली के, यानी कि आपको इतना तो कोई नहीं पता चलेगा एक्सरे के ऊपर इसका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। कोई इतना स्पेसिफिक नहीं होता कि ये चीज़ इसी में होगी, ठीक है। जो चीज़ें इसमें नज़र आती है, यानी कि हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है तो कार्डियोमेगाली नज़र आ जाएगी, ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स आपको इंक्रीज़ की, क्योंकि एक तो वो थिक हुई हुई है, ठीक है, तो फिर वो मार्किंग्स नज़र आ जाएंगी पहले नॉर्मल लंग की निस्बत। उसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, 2 काम कराने होते हैं आपने, पीएफटीज यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, और एबीजीज आर्टीरियल ब्लड गैसेस। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आप कराएंगे, आप एफवीसी फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है, एफईवी1 फोर्स एक्सहेल इन 1 सेकेंड, एफईवी1 आपको पता है फोर्स एक्सपायर वॉल्यूम होता है 1 सेकेंड के अंदर। तो ये हमने स्टेजेस में पढ़ लिया है कि अगर कितना होगा तो कौन सी स्टेज है, ठीक है। और एफईवी1 टू एफवीसी जो रेशियो है वो लेस देन 70% होनी चाहिए। एबीजीज में आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को मेजर करते हैं। उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है, प्रोफाइलैक्सिस है, वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन को कंट्रोल करो, स्मोकिंग कम करो, रोक तो कम नहीं करो। ट्रीट ऑल एक्यूट इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करो, ठीक है। वो फर्दर इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करो, गुड जनरल हेल्थ को मेंटेन करो। उसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि आपने ब्रोंकियल इरिटेशन को मिनिमम करना है, ठीक है। हमने कहा कोई ना कोई इरिटेंट होता है जो कॉज कर सकता है, ठीक है, तो हमने इरिटेशन को मिनिमम करना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना है, ब्रोंकोस्पाज्म को कंट्रोल करना है। उसके अलावा स्पूटम की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ करना है या कंट्रोल करना है, ठीक है, और ऑक्सीजन थेरेपी करनी है। उसके बाद फिजियोथेरेपी की क्या ट्रीटमेंट। अच्छा, इस सब में हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं ना, तो ये आपके वाइवा में भी आने वाली हैं ये सारी चीज़ें। तो आपसे वो कोई इस चीज़ के बारे में भले पूछे ना पूछे कि ये होता क्या, ये ज़रूर पूछेगा इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये डिज़ीज़ क्या है, ठीक है। आपको ड्रग्स आती हों ना आती हों, वो उसकी क्लास का पता होना चाहिए हमें क्या क्या देनी है, ठीक है। लेकिन जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि करवानी है आपने, अगर फिजियोथेरेपिस्ट सुन रहे हैं मुझे तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टल ड्रेनेज, ये पास्ट के क्वेश्चन हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पास्ट में आया हुआ है, सीओपीडी आया हुआ है, और साथ इनकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लाजमी पूछते हैं। सो हमने क्या कराना होता है, पोस्टल ड्रेनेज करानी होती है, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स लगानी होती हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। एक तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करना होता है कि नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, और वर्क ऑफ ब्रीदिंग को कम करना है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग कराने के लिए डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, कि पहले उसको अगर उसने लेटना है तो हाई साइड लाइन करे, ठीक है, एटलीस्ट 30% तो उसका हेड जो है वो रेज हो, इससे आपके लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है। उसके अलावा रिलैक्स सिटिंग उसको सिखाएं, फॉरवर्ड लीनिंग से उसका सांस ईजी आता है, तो फॉरवर्ड लीन सिटिंग कराएं, रिलैक्स स्टैंडिंग सिखाएं उसको, फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग सिखाएं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें उसको सिखानी है। उसके अलावा थोरेसिक मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज, ताकि चेस्ट जो है एक्सपैंड करे ज़्यादा, इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, और एक्सरसाइज, क्योंकि सीओपीडी वाला बंदा तो एक्सरसाइज वो डिस्निया उसको हो रहा है रेस्ट पे, तो आप उसको एक्सरसाइज कैसे कराओगे, ठीक है। तो आपने इंक्रीज करनी है टॉलरेंस को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है, कंडीशन ऑफ द लंग कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ दीज एयरवेज, ठीक है। होता क्या है कि जो वॉल्स होती हैं ना इन एयरवेज की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ पे आपको इतनी सारी वॉल्स इसकी नज़र आ रही हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो ये हैं एल्विलाइज, तो इतने सारे आपको वॉल्स नज़र आ रही हैं। ये वॉल्स क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एयरवे है वो परमानेंटली डायलेट कर जाता है। आगे कोई पिक्चर होगी तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। उसके बाद एम्फीसीमा में क्या होता है कि 2 कॉजेज़ होते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में क्या होता है कि बाय बर्थ होगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये प्रोटीएज इनहिबिटर है। सेकेंडरी टू अदर फैक्टर्स क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है कोई, लाइक एस्थमा, सिस्टिक फिब्रोसिस, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है लाइक न्यूमोकॉन्योसिस है, रिस्क फैक्टर किसी से एक्सपोज्ड है वो, लाइक सिगरेट स्मोक से। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है। पैथोफिजियोलॉजी में आपको ये क्लियर नज़र आएगी, ये देखें, नॉर्मल एयरवे में देखें कितनी ज़्यादा वॉल्स प्रेजेंट थी, और ऊपर वाला आप देखें कि क्या हुआ है उसको, कि उसकी सारी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। डिस्ट्रॉय होने से क्या हो जाता है कि आप फर्दर इसकी जो इलास्टिक रिकॉइल तो गया ही गया, ये सारा एक ही तकरीबन बन जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल्वियोलाइज भी कम हो गया हमारे पास, कि सारा तकरीबन एक के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ एल्वियोलाइज भी हमारे पास कम हो गए, ऊपर से एरिया कम हो गया, डायलेट हो जाते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं रहते।
सो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आती हैं? हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ एल्वियोलाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर एंड एल्वियोलर कैपिलरी वॉल्स। जो एल्वियोलाई के साथ साथ कैपिलरी वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। स्मॉल एयरवेज नैरो हो जाते हैं, यानी कि जो आपके स्मॉल एयरवेज हैं जितने भी वो फर्दर नैरो हो जाते हैं। लंग इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है कि स्मॉल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है। ठीक है, जो आपका स्मॉल ब्रोंक्यूल है, फर्ज करें यहाँ पे करके, अब मैं कैसे मार्क करूँ, यहाँ पे करके अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, तो आगे कितनी बड़ी मतलब उसने सप्लाई देनी है। तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो क्या होगा कि आगे एयर नहीं जा रही, ठीक है, तो एयर नहीं जाएगी तो क्या होगा कि एल्वियोलर टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहाँ पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स निकलेंगे, उन्होंने एल्वियोलर को डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, इलास्टिक और कोलेजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्पोर्ट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब ये एल्वियोलाई किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये अब कैसे करेगा गैसियस एक्सचेंज, इसकी अपनी वॉल्स ही नहीं है। तो एंड रिजल्ट आपको क्या चीज़ें मिलती हैं कि एल्वियोलाई की इलास्टिक रिकॉइल लूज हो जाता है, डिस्टेंड कर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लो कर जाते हैं फिर। ठीक है, कि पीछे से तो सप्लाई आ नहीं रही है और अंदर ब्रेक डाउन का काम चल रहा है। स्मॉल एयरवेज कोलैप्स कर जाते हैं या नैरो हो जाते हैं। ठीक है, या बिल्कुल नैरो हो जाएंगे या कोलैप्स ही कर देंगे। उसके अलावा एयर ट्रैपिंग होगी, ऑब्वियसली एयर बाहर नहीं जा रही तो ट्रैपिंग हो जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन, बंदा बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेट करेगा अपने लंग्स को ब्रीथ करने के लिए। डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन के लिए सरफेस एरिया कम हो गया, एल्वियोलाई नंबर कम हो गया। सो आप नॉर्मल देखें कि नॉर्मल लंग में ये देखें वॉल्स प्रेजेंट है, सब कितना अच्छे से लंग काम कर रहा है। ठीक है, इर्द गिर्द कैपिलरीज हैं, सप्लाई जा रही है। ठीक है, और यहाँ देखें कि सारी वॉल्स ही डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो वॉल्स ख़त्म तो कहाँ से एयर एक्सचेंज होने हैं, गैसेज एक्सचेंज कैसे होगा। तो एम्फीसीमा की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं कि अर्ली स्टेजेस पे क्या होता है, डिस्निया होता है। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, इसमें प्रोडक्टिव कफ नहीं है, हमने कोई भी कहीं पे म्यूकस का रोल नहीं बढ़ा इसमें। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोडक्टिव कफ है, इसमें नहीं है, इसमें डिस्निया है। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, डायफ्राम इसमें फ्लैट हो जाता है, एपी डायमीटर इंक्रीजेज यानी बैरल चेस्ट इसमें भी बनेगी। हाइपोक्सीमिया में अक्कर इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट, रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, कि जब हाइपोक्सीमिया होता है तो एल्कोलोसिस हो जाती है रेस्पायरेटरी। ठीक है, रेस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होने की वजह से। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज इसकी तरह, और ये लोग क्या करते हैं, पर्स लिप ब्रीदिंग। ठीक है, ये बंदा ऐसे थका सा दिखाया हुआ है आपको, तो ये पर्स लिप ब्रीदिंग करते हैं, आगे आ जाएगा। लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि हाइपर कैपनिया हो जाता है। हमने फर्स्ट अर्ली स्टेजेस में हाइपर कैपनिया नहीं कहा, हमने कहा हाइपोक्सीमिया होता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या लीड कर जाता है, हाइपर कैपनिया भी होना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बंदा पर्स लिप ब्रीदिंग करने लग जाता है, असेसरी मसल्स को यूज़ करने लग जाता है, अंडर वेट हो जाता है कि उस बंदे को अपनी ब्रीदिंग के वर्कलोड के ध्यान पड़ा हुआ है कि उसका ब्रीदिंग वर्कलोड इतना ज़्यादा है। ठीक है, मुश्किल से सांस आ रही है तो खाने पीने की तरफ ध्यान खत्म हो जाता है, तो उसकी भूखी मर जाती है इस केस में। ठीक है, अंडर वेट हो जाता है, इसलिए पतला सा आपको दिखाया। लंग साउंड इसमें डिमिनिश हो जाती हैं। तो एम्फीसीमा की फर्दर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आ जाता है, पल्मोनरी फंक्शन जो है उसमें क्या आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था जो पार्ट प्ले नहीं करता। ठीक है, यानी डेड स्पेस, तो डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, FeV1 डिक्रीज कर जाता है। वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है, मे बी नॉर्मल, क्योंकि बाकी जो लंग्स हैं का एरिया वो तो काम कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेट कर देगा। आर्टीरियल ब्लड गैसेज जो होती हैं आप चेक करें तो मॉडरेट अगर डिजीज़ है तो नॉर्मल होंगी, लेकिन रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो सकती है, पीछे हमने पढ़ा अर्ली स्टेजेस में। और लेटर जब हाइपर कैपनिया हो जाता है तो फिर एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं और कार्बोनिक एसिड बनता है, तो वो एसिडोसिस कर देता है। एक्सरे कराएंगे तो डायफ्राम आपको फ्लैटन मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेशन होती है। उसके बाद रेडियोग्राफ उन्होंने दिखाया गया, रेडियोग्राफिक फीचर्स जो होते हैं, उन्होंने कहा कि ये रेडियोग्राफ पे वाज़ा इसका पता नहीं चलता, लेकिन सिर्फ इसके एडवांस केसेस में क्या होता है, बुला फॉर्मेशन हो जाती है। जब यानी कि जो मैंने आपको वो एल्वियोलाई दिखाया था ना, जब उसकी वॉल्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बुला फॉर्मेशन हो जाती है। बुला क्या होता है कि आपकी जब वो जगह खाली होगी है तो फिर जो ये होते हैं ना ट्रांसपेरेंट एरियाज, ये इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, कि लंग्स में वैसे तो एयर जब जाएगी तो इतना वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन जब आपके एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपकी रेस पास करके आगे चले जाएंगे, खाली जगह है वहाँ, तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर नज़र आएगी इन सिवियर केसेस में, जब बुला फॉर्मेशन हो जाती हैं तब।
बट रैदर इन्फेक्ट द डायग्नोसिस ड्यू टू एसोसिएटेड फीचर्स। तो क्या फीचर्स आपको नजर आते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स नजर आती है, डायफ्राम फ्लैटन नजर आता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल साइन ऑफ फ्लैटन डायफ्राम। ठीक हो गया। उसके बाद इंक्रीज एंड यूजुअली इरेगुलर रेडियल ल्यूसेंसी ऑफ द लंग्स। ठीक है, रेडियल ल्यूसेंसी इंक्रीज हो जाती है। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीज हो जाता है, वेस्कुलर चेंजेस नजर आती हैं, हार्ट का साइज स्मॉल हो जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि आपने चेस्ट के इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करनी होती है, एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, रीहाउसिंग के अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो शिफ्ट कर दें, चेंज ऑक्यूपेशन, स्टॉप स्मोकिंग, इम्प्रूव करें अपने लंग के फंक्शन को। वो कैसे करेंगे? हम स्टीरॉइड से। पहले हमने प्रिवेंशन के कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है। और अगर मतलब हो गया है तो फिर आपने क्या करना है कि इम्प्रूव करना है अपने लंग के फंक्शन को, अगर वो कम हो गया है, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स यूज़ करें, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करें, ऑक्सीजन थेरेपी और सर्जरी भी होती है। उसके बाद ये अगर लंग की परफ्यूजन, आपको पुअर अपर लंग परफ्यूजन नज़र आ रही है कि ऊपर वाले एरियाज़ में ब्लड सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी दिखाई हुई है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, वही जो जैसे आपने उसमें कराया था, री एजुकेशन ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न करना होता है, सेक्रीशंस को रिमूव करना होता है, पोस्टल ड्रेनेज और एडिटिव टेक्निक्स करानी होती हैं, थोरेसिक मोबिलिटी सिखानी होती है, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट ऑफ थोरेसिक केज सिखाना है उसको, उसके इंक्रीज़ करनी है उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस, ब्रीदिंग का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करना उसको सिखाना है, आपने अपनी ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करनी है, रिलैक्स कैसे रहना है। और रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती है, जैसे हाफ लाइंग, मैंने आपको पिछले में हमने पढ़ा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कि हाफ लाइंग कैसे कर, मतलब हाफ लाइंग आपको पता है ना कि सर जो होता है वो उठाया हुआ होता है तकरीबन 30 डिग्री तक, वो बेड होते हैं इस तरह के, ठीक है, उसको लिफ्ट किया होता है। और स्टैंडिंग से, हाफ लाइंग से लेकर स्टैंडिंग तक उसको सिखाना है कि रिलैक्सेशन पोजीशंस कौन सी हैं, ठीक है, टू रीगेन फुलेस्ट पॉसिबल फंक्शन, ये आपका एम है। अब ये बंदा है पिंक पफर। पिंक पफर जो होते हैं ये एम्फीसीमा वाले होते हैं। देखें स्मार्ट कितना है, चेस्ट का वॉल्यूम देखें कितना ज़्यादा है, बैरल चेस्ट हुई हुई है, इसको पर्सली ब्रीदिंग कर रहा है ये। उसके बाद ये बंदा है ब्लू ब्लॉटर। ब्लू ब्लॉटर क्योंकि साइनोसिस हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में पढ़ी थी, तो ब्लू ब्लॉटर वही होंगे, ठीक है। तो ये बंदा ब्लू ब्लॉटर है। अब आ जाता है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया क्या है? प्री मेच्योरिटी की वजह से डिजीज़ होती है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है प्री मेच्योरिटी की वजह से। ये प्राइमरी लंग डिजीज़ के बाद भी हो सकती है, की वजह से हो सकती है, लाइक आरडीएस होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और एमएएस भी कुछ था, हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, वैसे मैंने पढ़ा था, नाम मुझे भूल गया। तो ये इस तरह की रेस्पिरेटरी जो प्राइमरी लंग डिजीजेज होती हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। दैट रिक्वायर्स एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि इस बंदे को मैकेनिकल वेंटिलेशन, बच्चा होता है ना, प्री मेच्योरिटी की वजह से होती है ये, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा, हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है इनको। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि एल्वियोलर स्टेज ऑफ लंग डेवलपमेंट बिगिंस एट 36 वीक्स एंड कंटिन्यूज पोर्शनेटली। ये एल्वियोलाइज बनना कब स्टार्ट करते हैं? 36 वीक्स में, बाद में कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई इशू आता है, कोई इंसल्ट फेस करना पड़ती है बॉडी को, तो रिपेयर डिफेक्टिव होता है, ठीक है। तो डिफेक्टिव रिपेयर की वजह से एल्वुलराइजेशन यानी एल्वुलाई जो बनते हैं वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, वैस्कुलर डिसजेनेसिस होती है, वैसल्स नहीं बनती, ब्लड सप्लाई उस एरिया में नहीं जाती, तो बीपीडी होता है, ठीक है। बीपीडी रिजल्ट्स फ्रॉम अ प्राइमरी लंग डिजीज जिसे आरडीएस कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसकी वजह से होता है मोस्टली, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, इसमें लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की, ठीक है। एंटीसीडेंट इलनेस के बगैर भी हो सकता है, पर्टिकुलरली इन द सेटिंग ऑफ एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी और सेप्सिस, यानी प्री मेच्योरिटी की वजह से, खाली प्री मेच्योरिटी की वजह से, सेप्सिस की वजह से हो जाता है। अब मेन कॉजिंग फैक्टर्स क्या हैं? ऑक्सीजन एक्सपोजर, यानी कि एल्वियोलाई के जो सेप्टाज हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर सेप्टास कम बनेंगे तो आपके सेप्टा होती है ना वॉल्स, उनके दरमियान में सेपरेशन, तो फिर अगर वो कम है तो फिर बड़े बड़े कम एल्वियोलाइज होंगे, जितने सेप्टास ज़्यादा होते हैं एल्वियोलाइज ज़्यादा। इसमें लार्ज बड़े साइज़ के होते हैं लेकिन थोड़े हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि लंग्स में फिब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, लंग की ग्रोथ रुक जाती है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन है बैरोट्रोमा, प्रेशर की वजह से जो ट्रॉमा, अब एक तो एयर में मसला बन रहा है ना, तो प्रेशर लंग का हाइपरटेंशन होगी ना,
लंग्स के अंदर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसे कहते हैं। तो वो बैरोट्रॉमा, वो प्रेशर कॉज करेगा ट्रॉमा लंग्स को। उसके बाद बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो जाती है इसे, मतलब कि अब लंग्स के अंदर जब वो नहीं होनी, रेस्पायरेशन नहीं होनी, कोई भी जगह जो है वो यूज़ नहीं करोगे वहाँ बैक्टीरियाज ग्रो कर जाएंगे, तो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ है इन्फ्लेमेशन। उन्होंने कहा दोज हु लेटर डेवलप बीपीडी, यानी जिनकी लेटर स्टेजेस में होती है, मतलब बच्चों में नहीं, थोड़ी एज के बाद होती है, उनमें क्या होता है कि अर्ली एग्जैजरेट होती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, अर्ली एग्जैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है लंग्स के अंदर। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? लंग्स की इमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी, एक्सपोजर टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या है? प्रोग्रेसिव होता है, इडियोपैथिक होता है, पल्मोनरी डिटीरियोरेशन इन ससेप्टेबल न्यूनेट्स। ठीक है, ऑक्सीजन डिपेंडेंस इसमें बंदे की बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिट्रैक्शन आपको नज़र आएंगी, उसकी चेस्ट पे डिफ्यूज रेल्स या वीजिंग। ठीक है, हाइपोक्सीमिया, हाइपर कैप्निया, कॉम्पनसेटरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी होनी है उसके नतीजे में। हाइपोक्सीमिया के नतीजे में मे डिवेलप राइट साइडेड हार्ट फेलियर होना ही है, जब आपके लंग्स जो हैं उसकी इतनी हाइपरटेंशन हुई हुई है, तो उसके नतीजे में जब भी लंग्स को कुछ होगा वो आगे से आपके राइट हार्ट को फेल करेंगे। ठीक है, अपने से पीछे वाले सिस्टम को फेल कर देते हैं। उसके बाद में डेवलप, अच्छा, पुअर वेट गेन होता है इसमें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये बहुत सारी और डिजीज़ में आ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एनोमलीज में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, ट्रेकियोमैलेशिया में, इम्यूनोडेफिशिएंसी में, एस्पायरेशन में, रिफ्लक्स में, सिस्टिक फिब्रोसिस में। सो डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, हिस्ट्री लिया करें, इसीलिए हिस्ट्री ज़रूरी होती है। हिस्ट्री से पता चल जाता है कि भाई ये बंदा प्रीमेच्योर है, इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत सारी डिजीज़ के सेम आ जाते होते हैं। डिस्निया अब हज़ारों डिजीज़ में होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है जिसको डिस्निया होगा सिर्फ वो इसी वजह से है कि उसके लंग्स में कोई इशू है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है या कुछ ऐसा। डिस्निया आपके हार्ट की वजह से भी हो जाता है, दिमाग की कोई कंडीशन ऐसी हो उसकी वजह से भी हो सकता है, डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, तो इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट आ जाती है, इसमें ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करना होता है, PPV, प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वेंटिलेशन या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, हाँ ये था, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि इनमें फ्लूइड नहीं देना होता, डायरेटिक थेरेपी, फ्लूइड्स निकालने होते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके बाद प्रोग्रेशन अगर हो जाती है तो आपको नज़र आ रहा है कि लंग्स के अंदर पहले ये उन्होंने बताया कि डे 8 में क्या है कि जो राइट लंग है ना, ये वाला राइट लंग में आप ये जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये है सिस्टिक ल्यूसेंसीज। ठीक है, कि बबल्स, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपेरेंट जब आपके जो होते हैं एल्वियोलाइज डैमेज होता है वहाँ से एयर नहीं गुजरे तो ल्यूसेंसीज बन जाती हैं, ट्रांसपेरेंट एरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, दो इसमें जो ल्यूसेंसीज हैं वो ज़्यादा बबली जो अपेयरेंसीज आ रही हैं वो राइट लंग में ज़्यादा है लेफ्ट लंग से, आप देख सकते हैं वैसे डिफरेंस। और डे 12 में जो है सिस्टिक ल्यूसेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, वो सारे लंग के अंदर हैं, राइट और लेफ्ट दोनों में। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा, प्रोग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इस तरह होती है। तो लेक्चर यहाँ ख़त्म हो जाता है। इम्पॉर्टेंट लेक्चर था COPD, जो एम्फीसीमा है और ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये पास्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनकी फिजियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है वो आपने याद करना नहीं भूलनी, और कोई इतनी वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पता ना, अपने पास से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें ना, हम क्या कर पोस्टल ड्रेनेज कराएंगे, उनको पोजीशंस बनाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, सो ये तो हम वैसे भी कराते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पास से भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं, तो लिखा ज़रूर करें, छोड़ के ना आया करें। तो लेक्चर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।